कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो ये कितनी सच है ये कहावत? देखिए, एप्पल के अपने कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही एप्पल खाएँगे तो डॉक्टर साहब से दूर ही रहेंगे। मैं तो दुआ करता हूँ कि सब लोग हेल्दी रहें, लेकिन उसके अलावा बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस दूर रखना, किसी भी बीमारी को अपने शरीर में बढ़ने से रोकने के लिए। ये चीज़ आप समझना बहुत ज़रूरी है कि योगा, एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहना है। अच्छा, और अगर प्रॉपर डाइट है तो शायद हम बीमारियां कभी हुई ना, हाँ जी। कह सकते हैं। हाँ जी, सुबह उठना जल्दी, रात को जल्दी सोना, स्ट्रेस नहीं लेना, यही सब करना होता है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो बस वो एक कहावत ही है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मैं तो कहावत ही बोलूँगा। एक पुअर डाइट कितनी डेंजरस हो सकती है किसी इंसान के लिए? पुअर डाइट में दोनों चीज़ें आती है। एक तो पुअर डाइट में ऐसा आता है कि आप खाना कम खा रहे हैं, एक होता है ज़्यादा खा रहे हैं। फिर आप पुअर डाइट डाइट में नॉर्मल भी खा रहे हैं लेकिन वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। फिर एक ऐसा भी है कि आप जंक फूड खा रहे हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट है इसके अंदर, अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके अंदर। मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को एक बार डायटीशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए अपना डाइट चार्ट बनवाने के लिए। आपको क्या रिक्वायरमेंट, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, वेट को मेंटेन करना है, सबके लिए अलग डाइट है। और ऐसा नहीं है कि कोई-कोई लोग क्या करते हैं, वेट कम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना चालू कर देते हैं। तो वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसमें बीमारी चालू हो जाएँगी, उस पेशेंट के अंदर विटामिन की कमी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी चालू हो जाएँगी, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आपकी उम्र बढ़ेगी, तो आपको उसके इफ़ेक्ट्स आपको आने शुरू हो जाएँगे, बोन पेन्स वगैरह सब चालू हो जाएगा। जैसे अगर विटामिन डी की बात करें, तो बोन पेन्स वगैरह होते हैं। विटामिन बी 12 बहुत को डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है हमारी वेजिटेरियन पॉपुलेशन के अंदर। उससे क्या होता है कि एक तो बहुत लोगों को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन डी, विटामिन बी 12 अपना फुल बॉडी चेकअप एक बार कराएँ और डायटीशियन से मिलें। तो अगर डाइटिशियन के पास जाते हैं, ठीक है, और अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो ऑफ कोर्स वो मुझे वेजिटेरियन डाइट ही लिखेगा। लेकिन कई बार मैंने सुना है कि डॉक्टर कहते हैं अब तो एग भी वेजिटेरियन में आता है। मैं एग को वेजिटेरियन नहीं मानता हूँ, पहली बात। वो है भी नहीं वैसे। वैसे भी नहीं है वेजिटेरियन वो। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कॉपुलेशन हुआ ही नहीं, मेल फीमेल आपस में मिले ही नहीं, तो वो वेजिटेरियन हो गया, नहीं। बट आप सीमेन तो यूज़ कर ही रहे हो, तो बात तो वही है। आप एक बच्चा तो उसमें है ही एग के अंदर, तो उसको वेजिटेरियन में नहीं मानता हूँ। वो एगिटेरियन है तो एगिटेरियन है, नॉन वेज है तो नॉन वेज ही है मेरे लिए। और बहुत से लोगों को बहुत बड़ा मिथ है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, जो एग का जो येलो वाला पार्ट होता है, दिस डेंजरस, वो डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। उसको नहीं निकालना चाहिए, उसको खा लेना चाहिए। लेकिन वो तो जिम वाले बोलते हैं ना कि जिम येलो वाला पार्ट खाओगे तो। वो मिथ है, वो मिथ है। आप उसमें, हाँ, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, मैं मानता हूँ। आप खा सकते हैं उसको, लेकिन आप जब बाहर का जो ये जब छोले भटूरे खा रहे हैं और ये जो आप तली हुई चीज जो जो भी कुछ खा रहे हैं आप लोग जाके, उसके अंदर देखना कितना ब्लैक 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 जमा होता है। वो बहुत डेंजरस है। उस अंडे से तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसमें तो काफ़ी अच्छा है फिर भी। एग का येलो पार्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, कह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, वो आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। अगर आप, ऐसा नहीं है कि दिन में आप 20 अंडे खा रहे हो तो फिर 20 के 20 खा जाओगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर 3-4 अंडे खा रहे हो तो खा लेना चाहिए, उसमें कोई इश्यू आएगा ही नहीं। तो आपने कभी किसी के लिए डाइट चार्ट बनाया है? डाइट चार्ट एक्चुअल में मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं उसमें स्पेशलाइज नहीं हूँ कि मैं डाइट चार्ट किसी को बना के दे सकूँ। उसके अलग से हमारे पास डाइटिशियन है, वो उन लोगों ने सिर्फ उसी चीज़ की स्टडी करी हुई है। तो मैं तो बोलूँगा आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से अच्छा है कि आप डाइटिशियन से चार्ट बनवाया जाए। तो एक डाइटिशियन डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है सिर्फ डाइट चार्ट बनाने में। और हम कह सकते हैं किसी ने एमबीबीएस भी कर रखी हो और डाइटिशियन भी हो वो, तो उससे बनवा सकते हैं। फिर बनवा सकते हैं अगर उसने अलग से साथ में कोर्स किया हुआ है तो। डाइटिशियन अपने आप में आपको गाइड कर सकती है, उनको पता होता है किस खाने में क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसकी, और कितना किसमें क्या मिलेगा, कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा, कितना मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, कितना प्रोटीन होगा, कितना अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है वो चीज़। हम तो सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन फैक्ट बात यही है, डाइटिशियन आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है। डाइट का मीनिंग एक्चुअल में बैलेंस डाइट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको भूखे रहना है। आपको फास्टिंग करते हुए, मतलब कि फास्टिंग मतलब कि आपको मान लो वेट लॉस करना है, तो इसके लिए अलग से आपको कैलोरी डेफिशिएंट कैसे जाना है, कितना जाना है, वो सब एक आपको डाइटिशियन से बनवाना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही आप वेट लॉस के धीरे-धीरे वेट लॉस कीजिए, और धीरे-धीरे वेट बढ़ता है वापस से। अगर आप एकदम से वेट लॉस करोगे, तो उसमें फिर दिक्कत है, फिर आपको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी।
आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट आपको बॉडी पे देखने के लिए मिलेंगे। कोई बीमारी भी लग सकती है जैसे शुगर या फिर ब्लड प्रेशर इस टाइप से? अगर मैं बोलूँ कि अगर ओवर डाइट कर ले कोई पेशेंट, ठीक है, और वो ओबीज हो जाए, तो बेसिकली हमारे जो इंडिया में सेंट्रल ओबेसिटी मिलती है, सेंट्रल ओबेसिटी मतलब आपके पेट पे आएगा फैट, वो बहुत बहुत डेंजरस है। पेट पे आएगा मतलब एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, हमारे आता है इंटेस्टाइन के आसपास फैट। इंटेस्टाइन के आसपास फैट आएगा, फ्री फैटी एसिड निकालता है वो बहुत बड़ा कारण है आपको आने वाले टाइम पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कोज करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें रहता है, क्योंकि फ्री फैटी एसिड होता है वो इंसुलिन को काम नहीं करने देते बॉडी के ऊपर। तो सेंट्रल ओबेसिटी को आपको अपने आप से दूर रखना है। तो डायबिटीज का एक्चुअल रीजन टेंशन नहीं है, डाइट ही है? डायबिटीज का एक्चुअल रीजन जेनेटिक भी है, और आपकी जो पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो वो टाइप 2 शुगर के लिए हो गया। वो टाइप 2। इफ फॉर जेनेटिक रीजन टाइप 1 इज मोर कॉमन, in which the patient has to take the insulin injections, and in type 2 diabetes mellitus it is like that कि आपको सेंट्रल ओबेसिटी थी, तो आप उसको कंट्रोल नहीं किया, तो आपका क्या हुआ, फ्री फैटी एसिड बनने लगे बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी इंसुलिन के रेजिस्टेंट होने लगी। यानी पेनक्रियास आपका सही काम कर रहा है, पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है, बट वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। अब आपको आपकी बॉडी में शुगर होते हुए भी आपके सेल डेफिशिएंट है, कार्बोहाइड्रेट में डेफिशिएंट है, क्योंकि इंसुलिन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज कभी उन सेल्स में जाएगा नहीं, उनका मेटाबॉलिज्म कभी होगा नहीं, उसके फिर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आंख पर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। जब भी किसी को, मैं तो बोलूंगा जब भी किसी को डायबिटीज हो जाए, साथ में आंख और किडनी का टेस्ट जरूर कराया जाए। डायबिटीज जो है वो मैं तीन नहीं बोलूंगा, बहुत पूरी बॉडी पर असर डालती है, लेकिन अगर आप देखोगे, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, आपकी आंख खराब कर देती है जाके, आपकी किडनी खराब कर देती है, ठीक है, फिर आपकी जो नर्व्स होती हैं उसको खराब कर देती है। नर्व्स खराब होने के बाद क्या होगा, आपको चोट लगेगी, आपको पता नहीं लगेगा, और वहाँ पर रिकरेंट ट्रॉमा होता रहेगा। रिकरेंट ट्रॉमा आपको पता नहीं लग रहा, तो वो आपका हिस्सा खराब हो जाएगा, फिर आप जाओगे सर्जन के पास, उसको डिवाइड कर देगा, काट देगा, पहले इतना कटेगा, फिर इतना कटेगा, फिर कटता रहता है वो। तो ये तो बहुत बहुत डेंजरस है। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बाय डाइट, बाय इंसुलिन, बाय टैबलेट्स। आपको जैसे भी इसको कंट्रोल करना चाहिए। सुबह वॉक करने जरूर जाना चाहिए डायबिटीज वाले पेशेंट को। सुबह दवाई खाने के बाद, यानी कि मेटफॉर्मिन जो पेशेंट खा रहे हैं, खाने के बाद आधे एक घंटे बाद खाना जरूर खाना है, वरना हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर आपने दवाई खा ली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कुछ खाया नहीं, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा, और वो ज्यादा डेंजरस है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि डायबिटीज से ज्यादा शुगर होने की से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें क्या है, पेशेंट फेंट हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, और वो कुछ कर नहीं पाएगा, फेंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और उसकी डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो। और डायबिटीज जो ज्यादा शुगर है, मतलब कि जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, वो क्या कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल उसमें जाके वो असर दिखाता है, बट टाइम होता है पेशेंट के पास। लेकिन किसी का हाई शुगर है, यानी कि मान लो 400, 500, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है पेशेंट को। बहुत सारी चीजें हैं, डायबिटीज को एक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हमारे को। तो इसमें मैंने एक बार एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, उसमें कह रहे थे फैट जो है, अगर आप फैट कम कर दो खाने में, तो आपका इंसुलिन आपकी बॉडी तक पहुंच जाएगा। फैट ही तो रोक रहा है उसको। फैट खाने में कम करना, चलो मैंने मान लिया, खाने में कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो आपका पहले से फैट है उसको तो हटाओगे ना बॉडी के ऊपर से। ऑफ कोर्स, उसके लिए तो फिर एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट करना पड़ेगा। फ्री फैटी एसिड आपको तो आपका जो मेन कारण है तो सेंट्रल ओबेसिटी है ना, और आपका जो जेनेटिक का अगर मेरे मदर फादर को दोनों को डायबिटीज है, तो मेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को आने वाले टाइम में डायबिटीज हो ही जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है। कभी कभार आप देखोगे पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, लेकिन वो पतला है। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आप उनको हिस्ट्री पूछो जरा, आपके मदर फादर फैमिली में किसी को है, वो देगा हिस्ट्री, 90% केसेस में देगा हिस्ट्री वो आपको। तो टाइप 2 होने के बावजूद ही वो जेनेटिक कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ पर हर चीज का आप जेनेटिक्स से जोड़ सकते हो, डायबिटीज तो पक्का जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है। तो ऐसा हो सकता है जैसे मेरे पेरेंट्स को शुगर नहीं है या डायबिटीज नहीं है, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो मुझे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेरे पेरेंट्स में से किसी को नहीं थी। डिपेंडिंग अपॉन लाइफस्टाइल ना, क्या पता आपके मदर फादर का लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा हो। अच्छा, तो उनको इफेक्ट ही नहीं की वो जेनेटिक चीज भी, उनको इफेक्ट नहीं की, लेकिन मुझे कर जाएगी कि मेरा। ओके, डिपेंड करता है ना,
आप कैसा एनवायरनमेंट है आपकी बॉडी के अंदर? आप सुबह सुबह उठते हो, चाय पी के दोबारा सो जा रहे हो, फिर आप दोबारा उठ रहे हो, केला खा रहे हो, बहुत सारा खाना खा रहे हो, फिर सो जा रहे हो, और वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। Obesity is the main reason of diabetes and all the other diseases. बाकी जो आप देखोगे, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, टबैको च्यूइंग कर रहे हैं, ठीक है। स्मोकिंग का बहुत गंदा, बहुत बहुत बुरा इफेक्ट है। मतलब कि अगर आप देखोगे, स्मोकिंग से तो हाइपरटेंशन भी हो रहा है, बीपी हो रहा है, और कितने तरह का कैंसर हो रहा है। ऐसा शायद मैं 1 या 2 कैंसर छोड़ दूं, बाकी सबको मैं बोल दूं ना कि अगर आपसे पूछूं कि स्मोकिंग इज अ कॉज, यस, आप उसको जोड़ दो। अल्कोहलिज्म इज अ कॉज, जोड़ दो आप। तो हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हमारी खराब आदतें, उस सब में की वजह से ही हमारी बॉडी में डिसीज प्रोसेस बढ़ता है। पूरे दिन खाना, हर 2-2 मिनट में खाना, हर 1-1 घंटे में खाना, जब तक आप ऊपर से कुछ खाली नहीं होने दोगे और फिर से उसमें आ रहा है, तो बॉडी कितना एसिड बनाएगा उसको गलाने के लिए? तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप जाके स्ट्रेन करोगे वॉशरूम में, तो आपको पाइल्स हो जाएगा। ये भी जरूरी मतलब नॉलेज है होनी चाहिए लोगों की, भाई खाओ वही जितना ठीक रहे बॉडी इतना के बचा लिए। सको आप। कहते हैं ना कि बस जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कार्ब को बेसिकली बनना जाके ग्लूकोज ही है बॉडी के अंदर, ठीक है। जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, वो जाके सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, वो है ग्लूकोज, ठीक है। और वो स्पाइक तो करेगा बॉडी में जाके, ठीक है। तो शुगर वाले पेशेंट को हम बोलते हैं, आप खाना तो खाइए जितना खा रहे हैं, लेकिन आप उसको दिन में 3 बार खा रहे हो, तो 6 बार में खाना चालू कर दीजिए। मतलब छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर दीजिए अपनी अपनी डाइट को। तो ऐसा हो सकता है हम कार्ब्स हटा दे अपनी मील से? आसान है हटाना? ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कार्ब हटा दिया तो ग्लूकोज नहीं आएगा, फ्यूल कहाँ से आएगा बॉडी का? तो सिर्फ और सिर्फ कार्ब से ही हमें फ्यूल मिलता हो, किसी कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पहले पास? कार्ब, ठीक है, फिर हमारा फैट, लास्ट में प्रोटीन। अगर कार्ब हटा दिया तो फैट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब फैट भी खत्म हो जाएगा तो बड़ा प्रोटीन क्या, प्रोटीन मतलब कि ये वो मसल वगैरह बन नहीं ना, सब वेस्ट होनी चालू हो जाएंगी आपकी। यानी कार्ब्स तो इम्पोर्टेंट है ही है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा फैट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको हाइपर लिपिडीमिया है तो आप फैट आप अपनी डाइट से गायब कर देंगे, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। हर चीज का रोल है। जो कोलेस्ट्रोल है उससे विटामिन डी बनता है, विटामिन डी आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है जाके। अगर कोलेस्ट्रोल ही नहीं खाओगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा। आजकल इंडिया में यंगस्टर्स हार्ट अटैक से बहुत मर रहे हैं। से बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मेन जो है स्टेरॉइड्स अब्यूज़ है। उसके बाद कुछ पेशेंट जो हमारी हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथीज होती है, कुछ स्ट्रेस के कारण भी हो रहा है ऐसा। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उससे बॉडी बिल्ड तो हो जा रही है, लेकिन हार्ट पे असर पड़ रहा है, उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। आप कृपया करके स्टेरॉइड यूज़ ना करें। उससे आप लॉन्ग टर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स भी हो रहे हैं, कैंसर्स भी हो जा रहे हैं उससे। कैंसर्स भी हो जा रहे हैं आप लॉन्ग टाइम पे जब तक यूज़ करते हैं। शुरुआत में तो बहुत अच्छा इफेक्ट नजर आता है, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। एनाबॉलिक मतलब कि हर चीज़ बढ़ेगी, प्रोटीन बिल्डिंग बढ़ रही है बॉडी की, तो मसल मास बढ़ रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपका हार्ट जो है वो इतना वीक हो जाता है कि आप एक दिन आपको हार्ट अटैक आता है, आप उसको हार्ट उसको झेल नहीं पाता। आप झेल नहीं पाते, हॉस्पिटल जाने तक का टाइम नहीं है, एंड ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाता है पेशेंट। स्टोरेज में ऐसा क्या होता है जो हार्ट को इतना वीक कर देता है, या फिर ज्यादा बॉडी स्ट्रांग हो जाती है और हार्ट स्ट्रांग ही नहीं हो पाता? नहीं, उसका मसल मास थोड़ा बढ़ जाता है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे न्यूट्रिएंट तो उतना ही रह गया और मसल मास बढ़ गया हमारे हार्ट का, तो क्या होता है कि उसको पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। तो पंपिंग करने में दिक्कत होती है हार्ट को। हार्ट मसल को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट में जाना है उसे। तो उसका कारण ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस, देखो मैं तो आज ये बोलूंगा, जो होना है वो होके ही रहता है, स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। जो होना है, बहुत से लोग जो जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो उसका स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो चुका है हमारी कम्युनिटी के अंदर, और लोग डिनाई कर रहे हैं कि हमको कुछ नहीं है, जबकि है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं रह पा रहे हो पहले की तरह, आप में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, एंजाइटी होती है, एक जगह टिक के नहीं बैठा जा रहा है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है बैकग्राउंड, प्लीज साइकेट्रिस्ट की आप हेल्प लीजिए। प्लीज कुछ मत कीजिएगा, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लीजिए। क्या पता आप टाइम रहते रहते आपका क्योर हो जाए, आप पूरे अच्छे से, क्या पता दवाइयों की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन बहुत जरूरी है।
बेसिकली सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक नंबर 1 रीजन है कि भाई लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर रहे हैं या फिर उन्हें दिल की बीमारी ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में, चाइना में तो बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, चाइना में भी बहुत है, ठीक है। बाकी एशियन कंट्री ज़्यादा ससेप्टेबल है इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, और शुरुआत से ही करना है। तो हर बीमारी की जड़ लाइफस्टाइल पे आती है। लाइफस्टाइल है हर बीमारी का जड़। देखो, कुछ चीज़ जेनेटिक होती है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन जो आप चेंज कर सकते हो उसको तो चेंज आप कर सकते हो ना। स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ये तो आपके हाथ में है। और बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, तो ये सब तो आपके हाथ में, ये तो आप कम कर ही सकते हो ना। कहने को तो वैसे मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि और हर तरीके की बीमारियों के बारे में हम पूछ सकते हैं, लेकिन इससे अगर वो करने लगे तो बहुत ही लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। बट जो एक रेस्पिरेटरी डिसीज होती है जो कि बहुत दिल्ली में कॉमन है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, तो मैंने सुना था ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी, वो एज ए बेसिकली हमने उसको हरा दिया है। ट्यूबरक्लोसिस अभी भी इंडिया में है, कॉमन है, लेकिन पहले के जितना कॉमन नहीं है, बिकॉज जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत, जो हमारा जो डोट्स थेरेपी स्टार्ट की है पेशेंट्स के लिए, उससे काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पर कंट्रोल आ चुका है, लेकिन अभी भी होती है। और मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। पहले तो ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, स्लोबरिंग बैक्टीरिया है, वो आपके लंग्स को जाके इफेक्ट कर लेता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको वो आपकी बॉडी में ग्रो करने लगेगा। आपकी, मान लीजिए आज भी अगर मैं बोलूँ इस रूम में भी ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन आपको नहीं हो रही है, मेरे को नहीं हो रही है, किसी को भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जिस दिन हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, उस दिन वो ग्रो करने लगेगा आपकी बॉडी के अंदर। और ऐसा नहीं है कि वो, आप मान लीजिए आपने, फिर आप ट्रीटमेंट लेंगे उसका, वेट लॉस वगैरह, बहुत वेट लॉस आता है, फीवर वगैरह होता है उसके अंदर, काफ़ी पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। फिर आप डॉट्स वगैरह की थेरेपी वगैरह होती है, पूरा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होने के बाद, ऐसा फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जाके सेकेंडरी पार्ट्स को जाके इन्फेक्ट करने लग जाता है, लाइक बोन, लाइक रीढ़ की हड्डी जो आपकी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसको कर लेगा। ट्यूबरक्लोसिस सब बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो मेन तो कारण इसका यही है कि आप, बहुत से लोग सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं करते। हाँ, अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं करते सुबह, तो वो ससेप्टेबल हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, मेरी तरह। हाँ। आप करना चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट, ठीक है, आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवीएस्ट मील ऑफ द डे, एंड डिनर क्या होता है कि थोड़ा लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना ही करना है उसको, आपको अपने आप से दूर नहीं रखना है। लेकिन जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, उस दिन आपको ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया की और डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया जो लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको इफेक्ट करने लगेंगे। जैसा आपने बोला ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो इस वक्त भी एयर में है, तो मतलब कभी मरता नहीं है ट्यूबर, कोई बैक्टीरिया है हमेशा जिंदा ही रहता है वो। बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। आज कोई ट्यूबरक्लोसिस वाला यहाँ से गुजर गया, खांस दिया उसने, पूरे एनवायरनमेंट में आ गया वो। तो एक बंदा पूरे एनवायरनमेंट को इतना इन्फेक्ट कर सकता है एक बार खांस करके? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी खांसे, बैक्टीरिया तो आ गया ना। अब एक बैक्टीरिया भी ग्रो हो सकता है। अब वो कहीं पे भी हो सकता है हवा में, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारी हवा में होगा, ये नहीं कह सकते। मैं तो बोलूंगा कि कहीं भी हो सकता है। अब कौन सी हवा को बोलोगे नहीं है, क्या पता। आज आज मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल से आता हूँ, ठीक है, मैं, मेरे अंदर बैक्टीरिया है मान लो ट्यूबरकुलर, लेकिन ग्रो नहीं कर रहा, तो मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, और मैं आपके सामने बैठा हूँ आके आज, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, और आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, मेरे अंदर आ जाएगा, मेरे आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर ग्रो कर जाएगा। लेकिन आपके अंदर नहीं कर रहा, लेकिन आप इन्फेक्टेड हैं, आप तो भी इन्फेक्ट कर रहे हैं दूसरों को, लेकिन इन्फेक्टेड है बट डिसीज नहीं है मेरे अंदर। हाँ इन्फेक्टेड है पर डिजीज नहीं। हाँ, लेकिन और आपको, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आपको डिसीज भी हो जाएगी। पर इट्स द सेम थिंग लाइक कोविड, राइट? कोविड में भी तो यही था। कोविड कोविड एक अलग चीज है, वो एक हमारा वायरस है, ठीक है। वो क्या था कि हमारी बॉडी ने कभी कोविड को पहले इंटरेक्ट ही नहीं किया था, तो सबको ही हो रहा था वो। बाकी बाकी आपको ब्रेकफास्ट तो करना चाहिए। इम्यून सिस्टम जब आपका ठीक होगा, जब तो आप बीमारी को रोक पाओगे। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, मैं बोलूंगा इस यहाँ पर भी है, नहीं हो रहा ना मेरे को कुछ भी, आप रह रहे हो, आपको भी नहीं हो रहा है। कोई आज इम्यून डेफिशिएंट आ जाए पेशेंट, उससे इसको हो जाए कुछ। एक नॉन इम्यून ह्यूमन, एक तरह से देखा जाए तो उसको कोई बैक्टीरिया किसी वक्त इन्फेक्ट कर सकता बिल्कुल। अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जो HIV जिनको जाता है, एड्स जिनको जाता है, उनका बेसिकली इम्यून सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। उनको इम्यून सिस्टम में उनको पावर ही नहीं है, उनको हर तरह का बैक्टीरिया
उनको एटिपिकल निमोनिया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, इवन कैंसर सब हो जाता है उनको। उनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। इम्यून सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो HIV जैसा आपने बोला, HIV के बहुत सारे तरीके हैं फैलने के। मतलब छुआछूत की बीमारी नहीं है, जैसे कहते हैं कि भाई टच करा, टच करने से नहीं होगा, साथ खाना खाने से, पानी पीने से, साथ खाना खाने से, पानी पीने से नहीं होगा। बट बेसिकली अगर छूने से नहीं होता, साथ बैठने से नहीं होता, राइट। बट बाकी जो दूसरे तरीके हैं, सिरिंज से, सेम ब्लेड यूज करने से, बार्बर शॉप पे, हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर वो नॉर्मल बंदा है और तब उसका ब्लेड कोई दूसरा बंदा यूज कर ले, तो और भी तो बीमारी जो ब्लड से फैलती हैं। दूसरी बीमारी हो सकती है, लेकिन HIV नहीं हो सकता, या डेवलप कर सकता है HIV। नहीं, अगर उसमें नहीं है पहले वाले पेशेंट को, तो दूसरे वाले पेशेंट में नहीं होगा ना। तो हाउ HIV केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो आया कहाँ से? अगर बंदे से बंदे में फैलता है, वो अपने आप डेवलप नहीं करता, तो आया कहाँ से HIV? ये तो बहुत सारी इस पे थ्योरीज हैं। बोलते हैं कि मंकीज में था पहले, फिर ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ। बोलते हैं होमोसेक्सुअल में ज़्यादा होता है, ठीक है। और नाम क्या है, होमोसेक्सुअल में इसलिए ज़्यादा होता है कि वो क्योंकि जब जब एनल पेनिट्रेशन होता है तो ब्लीड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, मतलब ड्रग अब्यूज़ है, तो इस वजह से वो फैलता ही गया। एक्चुअली ये काफी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अपने आप में एक अलग वीडियो है, लेकिन इतनी एक सफिशिएंट नॉलेज बहुत सही है। बट जो इम्पोर्टेंट है, बचना कैसे है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होने चाहिए, ड्रग अब्यूज़ नहीं करना है। ड्रग अब्यूज़ सिरिंज वाला नहीं, सिरिंज वगैरह से नहीं होना है, ठीक है। बाकी ब्लड प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है। होमोसेक्सुअल्स में ज़्यादा होता है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखने की वाली बातें हैं, जो ध्यान में रखनी चाहिए हर किसी को। आजकल वैसे भी काफी लोग रखते भी हैं ध्यान में, लेकिन वो ये कुछ लोग नहीं करते, केयरलेसनेस होती है लोगों की, तो वो एंड ऑफ द डे उनको हो ही जाता है, या फिर चांसेस बन जाते हैं उनके। तो अभी थोड़ा आते हैं पेंडिंग पे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय रहा है पहले, क्योंकि पेंडेमिक में आपने एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे आपने काम भी किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? डरावना था या फिर? वो मेरे लिए बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था, ठीक है। आप अपने घर नहीं आ सकते थे, आपके सामने लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन सप्लाई आप नहीं दे सकते थे लोगों को। बहुत सेकंड वेव तो बहुत बुरी रही, शॉर्ट फर्स्ट वेव से थोड़ी कम रही टाइम के लिए, लेकिन बहुत बुरी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था शुरुआत में, तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। बहुत सारे कारण रहे। मैं सामने लोग मर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। दवाइयाँ आपके पास है, लेकिन सब अंडर ट्रायल है, आप यूज़ कर रहे हो रेमडेसिविर वगैरह। आप ब्लैक मार्केटिंग हमने देखा उस टाइम पर, ठीक है। ग्लव्स वगैरह, पीपी किट्स, मास्क, सब में ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था। दैट वाज हॉरिबल। तो जब आपने आपके सामने एक पेशेंट आता था, आप बिल्कुल कवर होते होंगे पीपीई किट से, मास्क, ग्लव्स वगैरह सब कुछ। तो जैसे कि हमने बहुत सारी इमेजेस देखी डॉक्टर्स की, जब उन्होंने मास्क उतारा तो उनके चेहरे पे निशान पड़ गए थे। तो क्या ऐसा भी आपके साथ भी हो कि आपके चेहरे पे भी निशान पड़ गए जब आपने? निशान पड़ जाते हैं, आप डिपेंड करता है आप कितना टाइट उसको बांध रहे हो। हम तो जैसे मास्क लगाने के बाद उसको टेप से साथ में चिपकाते थे मास्क को, फिर मतलब फिर हम सर्जिकल मास्क लगाते थे। तो बाल होते हैं तो वो खड़ते हैं साथ में, वो तो पेन होता ही था। तो फिर आप वार्ड में जा रहे हो, वहाँ पर काम कर रहे हो, फिर आते हुए आपको नहाना भी है। कभी कभी ऐसा होता था कि गर्म पानी खत्म हो गया, तो सर्दी का टाइम था, ठंडे पानी में ही बाहर आके नहा के जाना पड़ रहा था। आप घर नहीं जा सकते हो, आपके घर में कोई भी दिक्कत है आप नहीं जा सकते हो। मेरी खुद मौसी का एक लड़का था, मेरा भाई, वो एक्सपायर हो गया, मैं घर नहीं जा पाया, कुछ भी नहीं कर पाया हम लोग उसके लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला वो टाइम था। चलो अब वैक्सीनेशन वगैरह होने के कारण बहुत से लोग, मैं फिर सलाह देता हूँ कि वैक्सीनेशन करवा लीजिए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, क्योंकि जरूरी है ये। ज़रूरी है, ठीक है। आज हम थोड़ा बहुत भी, जितना भी मैं बोलूँगा जीत ही गए हैं ज़्यादातर, तो जितना भी हम जीत पाए हैं कोविड से, वैक्सीनेशन। और अब जाके मेरे को लगता है कि इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ी हैंड हाइजीन टाइप में डेवलप हो गई है सब लोगों में, तो मेरे को लगता है कि अच्छा है। ये तो है, काफी ड्रामा एक्सपीरियंस मेरे लिए खुद के लिए भी था कि जब इतना खाली सड़कें या दुकानें बंद कभी इतनी नहीं देखी थी हमने। कभी जैसे 2 अक्टूबर की छुट्टी रही है या फिर कोई सरकारी छुट्टी या दिल्ली बंद, तब तो देखा था, लेकिन तब भी इतना नहीं देखा था
कि भाई लोग घर से ही बाहर नहीं निकल रहे। पहली वेव में तो सबसे ज्यादा कि लोगों को इतना डर था कि भाई मैं तुझसे बात भी करूंगा तो मुझे हो जाएगा, टच भी करूंगा तो मुझे हो जाएगा। पहली वेव में बहुत डर था लोगों को, इसलिए शायद पहली वेव में ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट भी नहीं हुए और शायद थोड़ी कम डेंजरस रही। लेकिन दूसरी वेव में लोग शायद केयरलेस हो गए थे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि केयरलेसनेस तो हमेशा से ही थी लोगों के अंदर, और जो केयरलेस थे उन्हीं को ही हो रहा था। ऐसा मैं मतलब कि 100% लोगों के लिए सही नहीं है, लेकिन केयरलेस जो ज़्यादा थे उनको ज़्यादा हो रहा था। जो घर में थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको कम हो रहा था। और जो जिनको डायबिटीज, वही डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन जिनको है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, उनमें ज़्यादा कोमोर्बिडिटी थी उसके अंदर, ज़्यादा लोग मर रहे थे उसमें। मेरे को खुद को डर था कि बाहर गए, बाहर से आ रहे हैं, इनफैक्ट जो कॉइन्स होते हैं करेंसी के वो हम धो रहे हैं। जो चीज धुल सकती है बाहर से आने के बाद, प्लास्टिक की, लोहे की, कुछ भी, तो वो चीज तो हम धो ही रहे थे। इनफैक्ट सब्जियों को भी हम रख रहे थे कि भाई ठीक है अगले दिन यूज करेंगे, और एक जगह बना दी हमने करेंसी के लिए, नोट्स के लिए, क्योंकि उन्हें धो नहीं सकते और सैनिटाइज भी कितना ही कर लेंगे, तो उन्हें 2-3 दिन बाद यूज करेंगे और नोट्स को एक अलग रख दिया। तो इस टाइप से। और एटीएम पे भी मैं जा रहा था टिश्यू पेपर लेके कि भाई बटन दबाऊंगा तो टिश्यू पेपर से दबाऊंगा, ताकि, क्योंकि एटीएम काफी अनहाइजीनिक जगह है देखा जाए तो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरे खुद के लिए। लेकिन जैसे आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया, आपने बताया कि आपके सामने पेशेंट मर रहे हैं, तो काफी डरावना एक्सपीरियंस रहा। बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा डरावना था। तो उसमें कभी आपको लगा कि मैं इलाज कर रहा हूँ, मास्क ढीला हो गया यार, अब तो मेरे को भी हो सकता है? बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार। मैं एक बार नहीं, मैं तो बहुत बार बोलूँगा ऐसा हुआ है कि मास्क लग रहा है कि हाँ यार आवाज़ आ रही है कहीं ना कहीं से। और दूसरा है, जब आप जो पी किट में जो गोगल्स आते हैं, उसके अंदर क्या होता था कि वो आपके जो मुंह से जो भाप निकल रही है उस पर जमा हो जाती है जाके, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे कारण थे उसके अंदर। तो आपको लगता है अभी इंडिया के हॉस्पिटल्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई दूसरा पैंडेमिक आता है 100 साल में नहीं, अगले 50 साल में आता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि अब 100 साल वेट करेगा कोई भी पैंडेमिक आने के लिए। तो हो सकता है कि पेंडेमिक किस सेंस में बात हो रही है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी वायरस आउटब्रेक, कोई भी वायरस आउटब्रेक है, आउटब्रेक पर डिपेंड करता है कि कंटेजियस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम कोविड में से हमने सीख लें और उसमें हम उसके हिसाब से हम हॉस्पिटल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर ले, तो मेरे को लगता नहीं कोई पैंडेमिक। और हमारी गवर्नमेंट शायद इसमें काम कर भी रही होगी कि अगर कोई वेव आती है या कुछ और आता है तो हम रेडी हैं, अब हम नहीं रुकेंगे, हम कर लेंगे, बचा पाएंगे लोग, ज़्यादा जाने बचा पाएंगे। ज़्यादा बचा। और आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन उनका एक ही वो रहता है कि हमको लोगों को बचाना है, चाहे जैसे मर्जी करके बचाए, हमको बचाना है। कोशिश सबकी यही थी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप हर चीज के लिए गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। आप खुद बिना बिना मास्क के घूम रहे हो, ठीक है। आप खुद हॉस्पिटल में बिना मास्क के जा रहे हो, ठीक है। आपको डॉक्टर नहीं बोल रहा है कि यार नहीं होगा मास्क, लेकिन आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, तो आप खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। मार्केटिंग में जा रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो जाके, आप मॉल्स घूम रहे हो जाके, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक करेगी प्रोवाइड? आपको भी तो कुछ सीखना होगा। अगर आप सीख लोगे तो आप सेफ हो, नहीं जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। मैं तो चाहता नहीं कोई हॉस्पिटल जाए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बीमार होगे जब ही जाओगे हॉस्पिटल। लेकिन जैसे आजकल काफी हॉस्पिटल्स ने धंधा बना रखा है कि भाई पेशेंट आएगा तो ले लो इससे जितना ले सकते हो। ऐसा देखिए, आप जिस हिसाब की सर्विसेज आप यूटिलाइज करते हो, उस हिसाब की आपको सिर्फ कॉस्ट चुकानी पड़ती है प्राइवेट में, ठीक है। जैसे आप बड़े हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो उसके हिसाब से आपको फैसिलिटी देते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं है कि आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, टाइम पे आपका काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हॉस्पिटल में प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, सब कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं महंगा तो पड़ता है वो, ठीक है। तो इसके लिए आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए। देखिए, इंश्योरेंस लेना एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला काम है, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट ईएमआई आती है, लेकिन बाद में उसका फायदा होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेटर है या प्राइवेट हॉस्पिटल बेटर है? मैं तो कहूँगा दोनों ही बेटर है। आप देखिए, आप दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल देखिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली में जो हॉस्पिटल है, एम्स को देखिए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन भीड़ ज़्यादा है बस। लो नंबर नहीं आता वहाँ पे, भीड़ ज़्यादा है, तो हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एक्सपेंड होने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या है ना कि देखिए, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड्स हैं और लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। क्या है कि अब डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था, अगला सवाल मेरा यही था। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके डेवलप होंगी चीज़ें। तो क्या है कि
लोग प्राइवेट में भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट में भी जा रहे हैं, फैसिलिटीज है, लेकिन टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा अभी और भी। टाइम लग इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूव हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। पहले वाला हाल नहीं कि मरीज बैठा है और डॉक्टर एब्सेंट है। अब दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता है, बाहर की स्टेट में को पता नहीं, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर पेशेंट बैठा है और आप नहीं हो तो यू आर लायबल, ठीक है, उसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी आप दोगे, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा आपको, आप क्यों नहीं हो आप, ठीक है, जो आपकी टाइमिंग है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मैंने तो इतना भी देखा कि बहुत से डॉक्टर्स अपने टाइम के बाद भी देख रहे होते हैं, पेशेंट भीड़ लगी हुई है बाहर, सुबह से आया होता है पेशेंट। और दिल्ली गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा हो गया, आप घर से ओपीडी स्लिप बनवा सकते हो, ठीक है, आप सीधे जाके ओपीडी में दिखा सकते हो, ठीक है। फिर आपकी एक डाक स्कीम है, दिल्ली आरोग्य कोष बोलते हैं, अगर आप दिल्ली का पहचान पत्र और आधार कार्ड है तो आप दिखाइए, आपके टेस्ट फ्री में हो रहे हैं, बड़े बड़े टेस्ट फ्री में कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। ये चीज लोगों को कम पता है। ये लोगों को कम पता है। आपको मैं आपसे बताता हूँ, मान लीजिए आपको कोई स्कैन कराना है, ठीक है, सीटी स्कैन होना है, पेट सीटी स्कैन होना है, अल्ट्रासाउंड होना है, कोई एफएनएसी होनी है, ठीक है, या कोई भी एमआरआई होना है, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन आपकी होनी है और आपकी नहीं हो रही हॉस्पिटल के अंदर, या तो फैसिलिटी नहीं है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, वहाँ से एक फॉर्म भरता है, दिल्ली आरोग्य कोष का फॉर्म भरता है, आप वो फॉर्म भरवा लीजिए, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप कहीं भी जाकर उस टेस्ट को फ्री में करवा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट का और उनका आपस में जो भी है वो अपना देख लेंगे, लेकिन आपको फ्री में हो जाएगा, आपका काम जल्दी जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कि सबसे ज्यादा रुके। जब मैं इंटर्न था तो मैं खुद लोगों को मतलब किसी डिस्क एमआरआई कराने के लिए गया था ऑन द बेसिस ऑफ डार्क स्किन, ठीक है। 23,000 का पैट स्कैन होता है, 25,000 का पैट स्कैन होता है, ठीक है, वो आपका डार्क स्किन के अंतर्गत हो रहा है, फ्री में हो रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट कर रही है, आप यूटिलाइज करने वाले बनिए। ज्यादातर डॉक्टर प्राइवेट जॉब प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब प्रेफर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब एक गवर्नमेंट जॉब है, जो उसमें जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, बहुत सारे फायदे जो अलग से मिलेंगे। प्राइवेट जॉब में वो नहीं, लेकिन फिर भी काफी डॉक्टर स्विच करते हैं गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब में। ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट में भी आज जाकर देखोगे इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनको बाहर 4 लाख 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन आज वो 2 लाख रुपए में काम कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में, एक लाख 80,000 रुपए में काम कर रहे हैं। वो पैशन है उनके, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब, नहीं हो पाता, तो प्राइवेट ही करेगा ना, फिर क्यों कहीं ना कहीं तो काम करेगा ना। और खुद का नहीं खोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वो प्राइवेट में जाना पड़ जाता है, किसी किसी को मजबूरी है, कोई अपनी मर्जी से जा रहा है, ठीक है, किसी किसी को हॉस्पिटल गवर्नमेंट वाला सिस्टम समझ नहीं आ रहा है इसलिए चला गया है, ये सब कारण नष्ट है। जैसे कि हम भी जाते हैं डॉक्टर के पास, नंबर ले आए, या फिर जब जिस वक्त डॉक्टर आता है उस वक्त चले गए, फिर बैठ रहे, पेशेंट को देख रहा है डॉक्टर, फिर दूसरे पेशेंट को देख रहा है, लेकिन डॉक्टर अपना टाइम दे रहा है हॉस्पिटल में, भले वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। जैसे आपने मेंशन किया कि डॉक्टर अपने शिफ्ट एंड होने के बाद भी बैठे रहते हैं, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं एज अ पेशेंट या एज अ पर्सन कि भाई डॉक्टर की ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक वो सारे पेशेंट ना देख लें ना जाए, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ भी है, तो वहाँ पे एज अ डॉक्टर आपको दिक्कत नहीं होती कि भाई पर्सनल लाइफ अपनी छोटी हो जाती है, कम टाइम मिलता है फैमिली वालों के लिए। आज मैं देखूँ तो मेरी मम्मा फ़ोन करती रहती हैं तो मैं नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन कोई पेशेंट करता है मैं उठा लेता हूँ, तो ये एक अपने आप में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ऐसे नहीं हो पाता है, लेकिन दिक्कतें आती हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में हो, ठीक है, कौन सी आपने ब्रांच चुनी हुई है, उसमें भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कभी कभी नहीं हो पाता। एक मॉरल ड्यूटी भी है अपनी। मॉरल ड्यूटी भी है, तो आपको करना है। आप नहीं जा सकते ना, कोई बंदा बीमार है, क्रिटिकल है, तो आप नहीं आपका मन नहीं मानता जाने में, आप जा सकते हो क्योंकि आपकी ड्यूटी आवर खत्म हो चुका है, जा सकते हो, लेकिन आप जाओगे नहीं, ये भी एक बात है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा यही नहीं दिया है। आप भगवान का दर्जा नहीं, आप कुछ ह्यूमैनिटी वाली बात आ जाती है सामने। पैसे नहीं भी मिल रहे, गवर्नमेंट में फिक्स सैलरी है, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता ओवर टाइम, लेकिन बैठते हैं लेट तक, काम करते हैं, चाहे पेशेंट को ना दिख रहा हो। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगता है कि काम नहीं रहा, आपकी फाइल ना आपके डिपार्टमेंट में जाके किसी और डिपार्टमेंट में आपकी दिक्कत बता के वो फाइल पे लिख के आ भी जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं लगता, आपको दवाई भी मिल जाती है। प्राइवेट में क्या होता है, उनको पेशेंट का बताते हैं आपको हम यहाँ पर पेशेंट के भेजेंगे, इस डॉक्टर को दिखाना है तो आपको इतने पैसे लगेंगे, तो उसको पता होता है कि उसको दिखा रहे हैं, उसकी फाइल गई है उधर, ठीक है, या वो डॉक्टर आया है,
गवर्नमेंट में तो आता है, डॉक्टर बताता भी नहीं है शायद कि कौन से डिपार्टमेंट से हूँ मैं, वो बताएगा या उसको पेशेंट को समझ में भी नहीं आता है, बता भी दिया तो आपको आपको 2-4 सवाल पूछेगा, आपकी फाइल में कुछ लिखेगा, केस इन बाय दिस, ये दवाई वाई लिखेगा, साइन करके चला जाएगा, आपको दवाई मिल जाएगी। लेकिन आपको पता ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना, जो टीचिंग हॉस्पिटल है पहले पीजी फर्स्ट ईयर आ रहा है, वो राउंड कर रहा है, फिर सेकंड ईयर आ रहा है, फिर थर्ड ईयर आ रहा है, तीनों मिलकर फिर एसआर के साथ राउंड हो रहा है, फिर कंसल्टेंट के साथ राउंड है, फिर मोर इवनिंग राउंड हो रहा है, कितने राउंड होते हैं, बीच में कोई और डॉक्टर आके देख के जा रहा है, आपको पता भी नहीं लगता। मतलब कोई भी डॉक्टर हमारी फाइल देख सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। आज आप बोलते हो कि आपको पेट की दिक्कत है, लेकिन आपको बोलते हो जी मेरी छाती में मेरे को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम आपकी फाइल में लिख के भेज देंगे कि इस पेशेंट को ऐसे है, वार्ड ये फलाना ढिमना, आप आके पेशेंट को देख के जाओ। वो आएगा, शायद अपने को इंट्रोड्यूस भी ना करे, वो बोलेगा हाँ जी आपको क्या दिक्कत हो रही है, अच्छा ये हो रहा स्टेथ लगाएगा, आपको देखेगा और दवाई लिख के चल जाएगा। आपको पता भी नहीं कि छाती वाला आपको देख के चला गया सही से, आपको उसने बताया नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है डॉक्टर के पास बताने का, उसको शायद उसके बाद किसी और वार्ड में भी जाना, 12 घंटे ही कर सकते हैं ड्यूटी, और पूरा हॉस्पिटल में आपको कहीं से भी कॉल आ सकता है ना। बिल्कुल, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, जाना पड़ेगा, आईसीयू को लाके जाना पड़ेगा आपको। कभी करते क्या होता है, आपकी फाइल ही पहुंच जाती है, फाइल कोई लेके जाएगा कि फोन पे बात होगी, ऐसे पेशेंट है आप देख लीजिए, फाइल आती है, फाइल पे लिख के आ जाता है, पता ही नहीं लगता। जैसे शहर में तो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, गांव में नहीं है। गांव में लोगों डॉक्टर्स को वॉलंटियर करना पड़ता है कि मैं इस गांव में जाके सर्विस दूंगा कुछ टाइम के लिए, जैसे गवर्नमेंट भेजती है। तो इस चीज पे कुछ प्रोग्रेस हो रही है एज अ डॉक्टर? आप भी किसी गांव में गए हो कभी इसी वॉलंटियर? हमारी कम्युनिटी, जब मैं इंटर्न था, जब हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग हुई थी जो हमारे टिकरी में हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर हम गांव में पोस्टेड थे, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला रहे थे। लेकिन आजकल एक रूरल बॉन्ड वाली बात स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने, जैसे कि किसी किसी स्टेट में लागू हो गया कि आपको रूरल बॉन्ड आपको सर्व करना है, कि आपको किसी गांव में जाके प्रैक्टिस करनी है 3 साल गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, तो आपको वो जहाँ पर जाना पड़े जब आपको डिग्री मिलेगी, ऐसा स्टार्ट हो चुका है। सही है कि कुछ डॉक्टर गांव में जाके सर्व करें। कुछ नहीं, सबको ही करना पड़ रहा है अब तो, अगर आप उस बॉन्ड में हो तो आपको करना पड़ेगा, वरना तो आपको बॉन्ड सर्व नहीं करना तो आपको पैसे देने होते हैं उस बॉन्ड से निकलने के लिए। तो बॉन्ड वैसे कितने साल का नॉर्मली रहता है? वो डिपेंड करता है स्टेट के अकॉर्डिंग टू स्टेट। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में अभी नहीं है। दिल्ली में वो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स हैं जो आप असेस कर सकते हो, एक्सेस में है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ पर नहीं बेसिकली, तो वहाँ पर वो करना ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर लोगों को जाने में दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स को जाने में दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। जैसे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है आज की डेट में, तो जो कैंसर है, आई थिंक वो मेडिकल हिस्ट्री में या फिर डॉक्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसको किस हद तक हम क्योर कर सकते हैं आज की डेट? वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का कैंसर है और कितना फैला हुआ है, यानी स्टेज कौन सी है, ठीक है, और हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है उसका, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा कैंसर, सबसे कॉमन कैंसर कौन? फीमेल्स में तो ब्रेस्ट कैंसर है और मेल्स में लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर की वजह सिर्फ पोल्यूशन ही है या फिर स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह? स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, सब कुछ है, लेकिन स्मोकिंग अल्कोहल है तो बहुत सबसे मेजर तो वही है, पोल्यूशन। पोल्यूशन। तो मैंने सुना है दिल्ली में अगर आप जी रहे हो तो आपकी लाइफ के 5 से 10 साल तो वैसे ही खत्म हो गए अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, क्योंकि दिल्ली जैसे गैस चेम्बर बना हुआ है। देखिए, ऐसा देखने वाले बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि लाइफ कितनी आपकी लाइफ पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालते हैं पोल्यूशन ना, तो वो तो कम होता ही है, ठीक है, लेकिन स्मो आप गैस चैम्बर की बात कर रहे हो, आप स्मोकिंग की बात नहीं कर रहे हो। कितने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उनकी स्मोक, अगर गैस चैम्बर तो इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपको स्मोकिंग इफेक्ट कर रही है। दिल्ली की एयर इतना नहीं करी जितनी स्मोकिंग कर रही है, लेकिन मैंने कई बार लोगों को क्लेम करते सुना है कि अगर आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हो, स्पेशली जब पराली जलती है अक्टूबर नवंबर के टाइम में, तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसमें तो फिर भी उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ले रहे हो उसको ना अंदर, तो उसमें तो आपको कैंसर होने के पूरे चांसेस है आपको आने वाले टाइम में। एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा इस पॉडकास्ट का आपसे। जैसे कि आपने बताया था कि आप न्यूक्लियर मेडिसिन में आगे कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं इसके अंदर? पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा न्यूक्लियर मेडिसिन में हो चुका है। ओके, तो इसको एग्जैक्टली ज्यादा पॉपुलर नहीं है, टर्म मैंने पहली बार ही सुनी आपके मुंह से, तो एग्जैक्टली क्या है न्यूक्लियर मेडिसिन? न्यूक्लियर मेडिसिन ऐसा नहीं है कि कोई नई ब्रांच है, न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत पुरानी ब्रांच है, ठीक है,
लेकिन अब इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़ चुका है। इससे हम न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करके, जो आपने न्यूक्लियर मटेरियल सुना होगा ना, जैसे कि जो रेडिएशन निकलते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, उनका पता लगाते हैं कहाँ कहाँ पर है। और बहुत सारी और भी बीमारी है, कैंसर्स वगैरह, और किडनी के स्कैन्स होते हैं, किडनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, हार्ट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लीवर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब पता लगा लेते हैं हम लोग। तो उसमें बेसिकली न्यूक्लियर मटेरियल हम इंजेक्ट करते हैं या फिर किसी और रूट से बॉडी के अंदर भेजते हैं, तो वो जाके बेसिकली एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके अटैच हो जाता है या चला जाता है उसके अंदर। तो वो वहाँ से फिर रे निकलने लगती है, और वो हम स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास या फिर मशीन्स होती हैं, उसके अंदर वो डिटेक्ट हो जाती है रेस। और तो आप फिर उसमें आपकी इमेज आ जाती है, तो आपको पता लग जाता है हाँ यहाँ डिसीज़ है, या फिर यहाँ दिक्कत है, तो आपका फिर ट्रीटमेंट उसके आगे वेरी कर जाता है उससे। इसमें जैसे आपने बोला रेडिएशन वगैरह निकलता है, तो इससे कोई और बीमारी होने का खतरा नहीं होता? आप खुद देखिए, हम बहुत कम डोज रेडिएशन की देते हैं इसके अंदर, ठीक है। डोज ही मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल की डोज ही बहुत कम है, और आपको ज़िंदगी में 1-2 बार मिल रही है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर रेडिएशन नहीं है, यहाँ रेडिएशन है, लेकिन बैकग्राउंड की जितनी है, ठीक है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। हर किसी हर किसी की बॉडी एक लेवल ऑफ रेडिएशन सहन कर सकती है, ठीक है। हम तो उसको कभी अचीव ही नहीं करते पूरी लाइफ के अंदर पेशेंट। तो इससे कीमोथेरेपी एक तरह से रेडिएशन में है? कीमोथेरेपी अलग चीज़ है, रेडियोथेरेपी अलग चीज़ है, और न्यूक्लियर मेडिसिन की जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करके अलग चीज़ है, और कीमोथेरेपी अलग चीज़ है। तो जैसे आपने बताया, आप डिटेक्ट कर लेते हो कहाँ पे डिजीज है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, पेट सीटी स्कैन करते हैं, होल बॉडी पेट सीटी स्कैन। मान लो कोई कैंसर है, वो पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो कैंसर की पूरी आशंका है डॉक्टर को, तो हम अपना स्कैन करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ कैंसर है। उसमें हम ग्लूकोज को एक रेडियो आइसोटोप होता है, उससे लेवल कर लेते हैं F18 से, और फिर हम उसको पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। फिर हम उसकी इमेज लेते हैं, और कैंसर सेल बहुत ज़्यादा हंगरी होते हैं, तो वो उस ग्लूकोज को उठा लेते हैं, रेडियो एक्टिव वाले को, और वो हमारे को हॉट स्पॉट की तरह हमारी इमेज पर नजर आता है। तो आपको नजर आ जाता है, लेकिन उसके लिए दवाइयाँ दूसरी रहेंगी? दवाइयाँ दूसरी रहेंगी। वो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि कहाँ कहाँ है बॉडी के अंदर, है भी या नहीं है, ठीक है, कितना फैला हुआ है। तो उस पर आपकी सर्जरी करनी है या कीमोथेरेपी देनी है या रेडिएशन देनी है, डिपेंड करता है ना। फिर वो आप पता लगा लेते हो कि कौन सा इलाज चलेगा, उससे मरीज के बचने के ज्यादा चांसेस है। मतलब पेशेंट केयर ज़्यादा अच्छी है। वेल, थैंक यू वेरी मच, काफी नॉलेज मिली आपसे बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस शो।